में हम लोग देखे थे पूरे यूरोपीय कंपनी कैसे भारत आए थे और यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाल से लेके सभी की कहानी हम लोग सुन चुके थे, याद है ना सबको। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक देख रहे थे, भारत में ब्रिटिश सत्ता कैसे विस्तार कर रहा है और इसी का स्टडी हम लोग करने जा रहे थे। और उसमें हम लोग देखे कि भारत में अंग्रेज सबसे पहले कहां अधिकार किए? बंगाल में। बंगाल में लड़ाई कौन सी थी? पलासी का युद्ध, और दूसरी लड़ाई बक्सर का युद्ध। और पलासी और बक्सर के बाद हम लोग देखे इलाहाबाद की संधि, याद है ना। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन हो गया। नवाब का काम केवल प्रशासनिक कार्य देखना था और अंग्रेज का काम वित्त देखना, उसको दीवान कहते थे। वित्त के भार के क्या कहते थे? दीवान। और दीवान का भार मुख्य रूप से इनके अंग्रेज के पास आ गया। और पलासी युद्ध के और बक्सर युद्ध के बाद इनकी शक्ति काफी बढ़ गई और 1765 से ये रियल रूप से इसके अधिकारी हो गए कि अब हमको रियल रूप से यहाँ राज कर सकते। अब इसमें हम लोग देखे मेन टॉपिक हम लोग चलना है, अगला शासन कहाँ हुआ? मैसूर। तो हेडिंग दे दीजिए मैसूर। मैसूर हेडिंग दे देंगे और ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा सा कंसेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बताया था कि मैसूर किस तट पर था, पूर्वी तट की पश्चिमी तट? तो पश्चिमी तट पर यहाँ मैसूर स्थित था और अंग्रेज को यही खटक रहा था क्योंकि केरल का यह भाग जो मालाबार तट कहलाता है ये मैसूर के कब्जे में आ गया। और यहाँ पे शुरू में मेन राजा थे देवराज, और देवराज के बाद तब राजा हुए नंदराज। इन लोग के यहाँ एक छोटे पद पर हैदर अली थे और बाद में देवराज और नंदराज के असफलता के बाद हैदर अली का ही पूरा साम्राज्य हो गया। यानी मैसूर का साम्राज्य स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? हैदर अली। और हैदर अली एक महत्वाकांक्षी शासक है। आपको समझाए थे कि एक तरफ उधर हैदर अली है, दूसरे तरफ कौन है? तो आपको याद है कर्नाटक के नवाब है, ऊपर में कौन है? हैदराबाद है, और हैदराबाद के बाद कौन है? मराठा। यानी हम लोग जो देखे थे यहाँ पे आप सभी को याद होगा, ये आपका जो मेन है ये साम्राज्य का नाम हो गया मैसूर। इधर के क्षेत्र कौन है? ये कर्नाटक, और यहाँ पर जो क्षेत्र है ये हैदराबाद के निजाम के पास है, और बाकी कौन है? मराठा। और यही चीज आपको समझना है, हैदराबाद, मराठा, मैसूर और कर्नाटक। अब यहाँ पे आपको समझाए थे पिछला क्लास, थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको क्लियर होगा। यहाँ मद्रास का क्षेत्र अंग्रेज का मेन सेंटर, और इसीलिए इस क्षेत्र से वो लगभग निश्चिंत था। इधर बंगाल का क्षेत्र वो पूरा जीत चुका था, उड़ीसा तक का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक को उसको सत्ता की दीवानी मिल गई। और तब हम लोग देखे अब यहाँ से उसकी हैदराबाद में थोड़ी सी दोस्ती थी। हैदराबाद सही था, वहां का निजाम अंग्रेज का सपोर्ट कर रहा था। मराठा का क्षेत्र बहुत बड़ा थे, लेकिन अंग्रेज पहले मराठा से उलझना नहीं चाह रहा था क्योंकि मराठा ताकतवर थे, और दूसरा मराठा से इसकी बहुत पूर्ति कार्य का नहीं हो रहा था। इसकी कोशिश थी कि किसी तरह निचला क्षेत्र मेरे कब्जा में आ जाए, और इसके लिए ये इन दोनों के सहयोग से हैदर अली पर आक्रमण करने की योजना बनाए। तो पहले हम लोग देखें थोड़ी सी चर्चा आपको, मैसूर में मेन राजा कौन थे? देवराज और नंदराज। इसी के यहाँ हैदर अली एक छोटे पोस्ट पर है। बाद में हैदर अली 1761 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना बना ली, यानी 1761 में मैसूर हैदर अली के नियंत्रण में आ गई। और यहाँ पे अब कंडीशन पे हम लोग सुने, हैदर अली को मेन सपोर्ट किससे मिल रहा था? फ्रांस। आपको बताया था कि फ्रांस का ही मेन सपोर्टर है, और फ्रांस के मेन सपोर्टिंग में आपको ये भी बताए थे कि पहला राजा है जिसने मिसाइल का प्रयोग किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत का पहला राजा है जो मिसाइल यूज किया। इसके पहले मिसाइल किसी के पास नहीं है, और ये मिसाइल इसको कहां से मिला? फ्रांस के सहयोग से इसको मिल रहा है। और यहाँ पे अंग्रेजों के साथ मैसूर का जो पहला युद्ध हुआ उसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। आंग्ल मीन्स हो गया अंग्रेज, और मैसूर के साथ लड़ाई, तो इसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, बोलो स्वतंत्र राज्य स्थापित कब किया? 1761 में। और पहला युद्ध कब है? 1767 से 69। 6 साल के बाद ही 1767 से 69 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो लड़ाई हुई ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाता है। इस लड़ाई का अगर कारण देखें तो कारण कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन अंग्रेज एक कूटनीति बनाया। आपको याद है 1764 बक्सर की लड़ाई, 1765 इलाहाबाद की संधि। वो जीतने के बाद अंग्रेज को अंदर से एक ताकत आया कि अब तो हम जिसको चाहेंगे उसको हरा सकते हैं, क्योंकि बक्सर का युद्ध में 3-3 सेना एक साथ था और तब भी इसने उसको हरा दी। और ये महत्वाकांक्षा ही अंग्रेज को 1767 में और मिला, और केरल वाले क्षेत्र का ही सोचा कि उसको अधीन कर ही ले। और उसको अधीन करने के लिए ये अंग्रेज हैदराबाद के निजाम और मराठा सब के साथ मिल गए, और इन तीनों के साथ मिलकर एक संधि किया जिसका नाम क्या है? कर्नाटक की संधि। अब कर्नाटक की संधि में सोचो, कर्नाटक, हैदराबाद और मराठा की और अंग्रेज, इतना सब लोग एक होके एक प्रोग्राम किए कि हैदर अली को सही कर देना।
तो बताओ 4-4, 5-5 एक होगा तो हैदर अली तो सही बेचारा हो ही जाए। लेकिन हैदर अली भी कम तेज नहीं है। वो जब देख लिया कि सबको मिला लिया है तो हैदर अली मराठा के पास सूचना भिजवाया कि मैं अपना 2-3 क्षेत्र तुमको दे देंगे, वो कबूल है, अंग्रेज को तो नहीं दे सकते, तुम ले लो और मेरे साथ दोस्ती करो। और मराठा देखा कि मुफ्त का बिना लड़े 2 क्षेत्र मिल रहा है, तो शुरू में वो संधि, कर्नाटक के संधि में था किसके साथ? अंग्रेज के साथ। लेकिन जब हैदर अली उसको 2 क्षेत्र बोल दिया तो ये तुरंत अपना दल बदल ली और दल बदल करके, और बताइए ये किसके साथ चले गए? हैदर अली के साथ चले गए। कौन? मराठा। और मराठा हैदर अली के साथ जाकर के, और उसके बाद जब लड़ाई की तो इस लड़ाई में अंग्रेज की ही हार हुई। अब मराठा और हैदर अली एक साथ, तो इसमें अंग्रेज की ही हार हुई। और इस समय 1769 में एक संधि हुई। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। कारण हैदर अली ने अंग्रेज को मद्रास तक रगड़ दी, कर्नाटक का क्षेत्र भी जीता और मद्रास के क्षेत्र तक कहा कि जीत लेंगे तुम्हारे। तब किसी तरह उसी मद्रास में संधि हुई, बैठक हो रही, और बैठक में हुआ कि जो जिसका जीता है वापस कर दीजिए। और अंग्रेज और सोच लीजिए हैदर अली दोनों साइन क्या कर रहा है कि हम दोनों एक रहेंगे, हम दोनों एक रहेंगे। अगर दोनों में किसी पर कोई हमला करेगा, मराठा हमला करेगा हैदर अली पर या मराठा हमला करेगा अंग्रेज पर, तो हम लोग दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी दोस्ती हो रही। शुरू में तो आगे बढ़ गया, 1764 के बाद उसको लग रहा था कि हम किससे हारेंगे, एकदम सबसे तगड़ा शक्ति है। और पहले लड़ाई में ही हैदर अली उसको ताकत दिखा दिया, मद्रास तक जा करके उसकी हालत खराब कर दिया। और इस संधि में, दोनों मद्रास की संधि में एक संधि पे शर्त पे साइन किए कि अगर दोनों पे कोई हमला करेगा तो हम लोग दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, मिल के रहेंगे। और देखिए बड़ा बेजोड़ की संधि चल गया। पूछेगा कि बताओ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरेस्टू ये प्रथम उस समय गवर्नर जनरल है। अब बताओ संधि कब हुई है? 1769 में। अब यहां से कुछ दिन तो शांति से ठीक चल रहा, लेकिन ज्यादा दिन तक अब शांति नहीं है। कारण अब उसी बीच मराठा इससे बड़ा गुस्सा में कि बताओ तो अंग्रेज से संधि किया, देखते हैं कौन बचाता। और मराठा हैदर अली पर हमला करता। और जब मराठा हैदर अली पर हमला किया तो इसने अपना सूचना भिजवाया, इसने खबर भिजवाया कि भाई बचाओ हम पर हमला हो गया। लेकिन अंग्रेज बड़ा अंदर से खुश था कि सब अपने में जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमको जीतने का मौका नहीं मिलेगा। संधि था कि लड़ाई में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इस समय अब सोच लीजिए स्थिति क्या है, मराठा के लड़ाई में इसको देखने तक नहीं आए। और जब कोई सहयोग नहीं किया तो 1771 में यही आपको देख रहे हैं, मराठा जब आक्रमण किया मैसूर पर तो क्या अंग्रेज सहयोग दिया? नहीं। और इसी कारण से ये दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेन कारण है, हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ और गहरी दोस्ती कर रहा, उनसे और बढ़िया से सब हथियार उथियार मंगा रहा, फ्रांसीसियों के साथ उसकी बैठकी बढ़ा रहा। और जब हैदर अली का फ्रांसीसियों से बैठकी बढ़ गया तो अंग्रेज एकदम गुस्सा में, और हैदर अली अपने गुस्सा में कि हमको जब मराठा मारने आया था तो तुम क्यों नहीं आए, तो हम क्यों नहीं साथ में रहे। और दोनों एक दूसरे के फॉर्म में है। और इसी फॉर्म में फिर लड़ाई हो गई। कब? 1780। लड़ाई बहुत भयंकर चल रही है। और उसी बीच 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो। ध्यान दीजिए, 82 में हैदर अली की मृत्यु हो। आपसे पूछा जाएगा किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो डेट कब है? 1782। और हैदर अली के मृत्यु के बाद उसी का बेटा है जिसका नाम सब लोग जानते हो, टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटा का नाम क्या है? टीपू सुल्तान। अब इस लड़ाई का नेतृत्व टीपू सुल्तान अपने हाथ में ले लिया कि अब हम खुद इसका नेतृत्व करेंगे। और टीपू सुल्तान इस लड़ाई में नेतृत्व किया और बहुत बढ़िया से लड़ा। लेकिन इसमें अब एक शर्त रही। अब शर्त देख ही रहे हो क्या है। अंग्रेज का गवर्नर जनरल इस समय कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। और उस अंग्रेज का गवर्नर जनरल के साथ कौन है? मराठा। इसके बाद कौन है? निजाम। तीनों एक साथ मिले हुए। बताओ जब तीनों एक साथ मिले हैं तो क्या इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की जीत होगी? जल्दी बताइए। तो इस लड़ाई में भयंकर युद्ध चल रही है। 1784 में इसके बीच एक संधि हुई। कौन सी संधि? मंगलोर की संधि। टीपू सुल्तान हार गया, आधा से ज्यादा साम्राज्य अंग्रेज छीन लिया और सब नोच नोच के जैसा मनपसंद था वैसा छीना। ये अंग्रेज बड़ा दिन से वक्र दृष्टि लगाए हुए। अंग्रेज कहा कि मेरा होगा, मराठा कहा कि तो ऊपर वाला ही मेरा ठीक है, और निजाम कहा कि थोड़ा ही कोना हमारा ठीक। और टीपू सुल्तान का साम्राज्य सोच लीजिए आधा से ज्यादा समाप्त हो। और समाप्त होने का रीजन क्या रहा? तीनों एक साथ लड़े। कौन कौन? मराठा, निजाम और अंग्रेज। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेन स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई किसकी? मैसूर। हैदर अली भी इस समय मर चुका है। हैदर अली कब मरा? 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु। अब यहाँ पे हम लोग देखें, अब तो केवल औपचारिकता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देख लिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है? 1799। इस युद्ध के होने का कारण आपको समझा दें। ध्यान दीजिए, ये अभी तृतीय ही किया ना, हाँ सॉरी तृतीय, यहाँ ध्यान दीजिए।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, चौथा में पूरा लास्ट हो जाए। 1790 और 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कौन है? निजाम। और कौन है? मराठा। सब एक साथ मिल गया। और इस युद्ध का भी मेन कारण वही है। इस समय टीपू सुल्तान इतना फॉर्म में है कि इस समय आप सोचिए फ्रांसीसियों से गहरी दोस्ती। आप देखोगे इसी के जस्ट बाद जो फेज होगा, यहां तक हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट को न्योता दे रहा है कि आके हमला कीजिए। सोचिए नेपोलियन बोनापार्ट को कह रहा है कि भारत पे आके हमला कीजिए, हम आपके मेन सहयोगी है। वहां फ्रांसीसी क्रांति में एक दल बना था जैकोबियन, और टीपू सुल्तान जैकोबियन दल का सदस्यता ग्रहण किया। भारत में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए थे। कौन सी स्वतंत्रता? फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता। अब सोच लो, क्वेश्चन आएगा कि भारत में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाए? तो टीपू सुल्तान। अब सोचो कि भारत में टीपू सुल्तान फ्रांसीसी स्वतंत्रता क्रांति का वृक्ष लगा रहे। अंग्रेज कितना देर से है? और इसी कारण से मेन ये लड़ाई हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इसमें आधा साम्राज्य मेन चला गया। वो लड़ाई तो किसी तरह फिर बचा था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हम सोचे तो तीसरा आपको कर रहे थे, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आधा साम्राज्य इसके खो दिए। आपको पूछेगा टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में आधा साम्राज्य खो दिया? तो तीसरा। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? दूसरा। हैदर अली की मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में है। और चौथा जो है उसको मेन समझिए, चौथा को थोड़ा सा ज्यादा समझना होगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, इसमें मेन रीजन क्या रहा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रीजन आपको समझ में आ जाए। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो मेन कारण है, वो कारण है अंग्रेज में यहाँ 1898 में नया हेड बन के आए हैं लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया प्रोग्राम बनाया कि हाँ ध्यान दीजिए, 1798 इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया प्रोग्राम बनाया है, और ये प्रोग्राम इसका है सहायक संधि। सहायक संधि क्या है? तो 1798 का एक प्रोग्राम है कि जो भी राजा है हम उससे लड़ेंगे नहीं, दस्तखत करवाएंगे कि उसकी सुरक्षा मेरा सेना ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बदले में वो हमको टैक्स देगा, और हम उसके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और वह भी किसी विदेशी दूसरे यूरोपीय कंपनी का प्रतिनिधित्व अपने यहां नहीं बैठाएगा बिना हमारे परमिशन। और इसी क्रम में आपको बताया था कि सबसे पहला राजा कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम 1799 में ही दस्तखत कर दिए। ये पहला निजाम थे जिन्होंने सहायक संधि को माना, और इसी के संधि को अप्लाई करना चाहा कहां? मैसूर में। टीपू सुल्तान को कहा कि तब आप भी सहायक संधि अपना लीजिए। 1799 में आ गया कि आपको सुरक्षा हम देंगे और आप बदले में पैसा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो टीपू सुल्तान मानने वाला है? टीपू सुल्तान ने एक ही चीज कहा कि चूहे की तरह 100 साल जीने से अच्छा शेर की तरह एक दिन जी के मर जाना। हम तुम्हारा अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि आधा साम्राज्य खो चुका है, उसकी ताकत एकदम कमजोर हो चुकी है, वो जानता है कि लड़ाई में हम निश्चित हारेंगे। फिर भी अंग्रेज का 1799 में जो सहायक संधि का प्रोग्राम आया, ये रिफ्यूज कर दी। और जब रिफ्यूज कर गया तो अब इस कंडीशन में आप कंडीशन समझ ही रहे हो। चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध यही 1799 में हुआ, और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया। तीसरी जो लड़ाई हुई थी, सोचो उस जमाने में करोड़ों रुपया युद्ध हार जाना टीपू सुल्तान पर लादा गया, और यहां तक कहा गया कि पैसा जब कहा कि मेरे पास नहीं इतना पैसा, तो अंग्रेज क्या किया था? उसका 2 बेटा को लेते चला गया कि जिस दिन पैसा होगा दे देना, बेटा लेके जाना, तुम्हारा दोनों बेटा मेरे यहाँ गिरवी में रहेगा। अभी कंडीशन में भी सोचिए टीपू सुल्तान रहा है, और 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, और इस तरह से अंग्रेजों का जो सपना था मैसूर विजय, ये पूरा हो। अब एक नजर हम लोग सुन लीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैसूर पहले लगभग याद, फिर लिखने का काम सुने बढ़िया से। देवराज मुख्य रूप से मैसूर साम्राज्य का संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य का मेन रूप से अधिकार यहाँ तक था। उसके पतन के बाद इन लोग का अधिकार है। देवराज और नंदराज के यहाँ एक छोटे पद पर हैदर अली थे, और 1761 में हैदर अली ने मैसूर में अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया। 6 साल बाद 1767 में पहला अंग्रेजों के साथ इनके टकराव हुए, और टकराव के कारण 1764-65 में अंग्रेज की मनोबल काफी बढ़ जाना, और उनकी महत्वाकांक्षा इधर किनारे कोरोमंडल तट के बाद यहाँ मालाबार तट है, ये मालाबार तट के क्षेत्र को प्राप्त करना। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोग देखे थे कि अंग्रेज ने कर्नाटक की संधि की थी, किसके साथ? मराठा के साथ। और किसके साथ? निजाम के साथ। लेकिन हैदर अली अपना बहादुरी का परिचय दिया और मराठा को अपनी ओर से मिला करके और अंग्रेज को खदेड़ दिया मद्रास तक। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई, उस संधि का नाम क्या है? मद्रास की संधि। और मद्रास के संधि में समझौता क्या हुआ कि अंग्रेज और ये मैसूर दोनों मिलकर रहेंगे, और अगर दोनों पर कोई तीसरा पक्ष आक्रमण करेगा तो हम एक दूसरे का सहयोग दें। बोलो क्लियर है सबका? उसके बाद हम लोग जो देखे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें हम लोग जो देखे 1780 से 84, इसकी कहानी हम लोग सुने कि इसमें मराठा पहले हमला किया मैसूर पर। क्या अंग्रेज साथ दिया? नहीं। और इसके कारण हैदर अली फ्रांसीसियों से अपना संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया, और जब फ्रांसीसियों से संबंध बढ़ाया तो अंग्रेज ने हमला कर लिया। इसी लड़ाई में हैदर अली 1782 में मर गए, और हैदर अली के मरने के बाद इस लड़ाई का नेतृत्व कौन किया? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक लड़ा है, और इसमें जो संधि हुई ये है मंगलोर की संधि। संधि सब याद रखना पड़ेगा। पहला में संधि कौन है? मद्रास की संधि। दूसरा में संधि
मंगलोर की संधि, तीसरा में संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा में तो बेचारा संधि क्या करेगा, मरेंगे। तो बोलो पहला में संधि कौन हुआ? मद्रास की संधि, दूसरा में संधि मंगलोर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी आपको बताया कि मेन फिर फ्रांस के प्रभाव को ही मेन बढ़ाना, और फ्रांस के प्रभाव के बढ़ाने के कारण यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, निजाम और मराठा ये तीनों मिल गए, और इसके कारण टीपू सुल्तान तीसरा में पूरी तरह पराजित। और इसके साथ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई, इसमें आधा साम्राज्य उसका छीन लिया और उस पर 3 करोड़ का जुर्माना किया, और जुर्माना नहीं देने के एवज में उसको दोनों बेटे के साथ लेके चले। किसी तरह फिर बेचारा अपना साम्राज्य से कई कर्ज लेके और तब बेटा को भी छुड़वाया। लेकिन उसी बीच लॉर्ड वेलेस्ली चौथा आंग्ल मैसूरी के लिए दोषी है, और वो सहायक संधि लादना चाह रहा था, जबकि टीपू सुल्तान फॉर्म में कितना है, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। जैकोबियन क्या है? फ्रांस का एक क्लब है, कैसे लोग का? गरीब लोगों। जैकोबियन में गरीब लोग थे, और वो फ्रांसीसी क्रांति में वो सदस्य बना रहे थे कि हम लोग राजा का खिलाफ करें। और टीपू सुल्तान यहीं से इंडिया से कहा कि हम भी मेंबर रहे, और फ्रांसीसी क्रांति का यहाँ भी वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष। और ये सब जब वृक्ष लगाया तो वेलेस्ली पहुंच गया, चिट्ठी भेज दिया कि सहायक संधि या लड़ाई, क्योंकि हैदराबाद मान चुका था। तो ये कहा कि लड़ाई, और इसी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो। बोलिए क्लियर है सबका? तो अब सभी को हटा भी दे तो हम समझते हैं कि कुछ दिमाग में आपका आ रहा हो। मैसूर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हैदर अली ने कब किया? 1761। दूसरी बात हम लोग दिमाग में सेट कर लिए कि ये जो मैसूर था वो किस तट के करीब था? मालाबार तट के करीब या कोरोमंडल तट के करीब? मालाबार तट के करीब। भारत के पूर्वी तट पर मैसूर था कि पश्चिमी? पश्चिमी तट पर मैसूर था। मानचित्र से भी क्लियर है सबका? अब दूसरी बात आपको यहाँ पे हमने समझाया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1706 साल बाद उसका, तो जल्दी बोलिए, 67 से 69। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। दूसरी जो लड़ाई हुई 1780 से 84, 83 में हैदर अली की मृत्यु है, और 84 में टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि हुई, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान आधा साम्राज्य गंवा दिया, 3 करोड़ का जुर्माना भी उस पर हुआ, और चौथा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बोलो दिमाग में सबका सेट हो गया ना? जल्दी से इस बारे में हम लोग नोट करें और फिर हम लोग आगे कर बात करें। नीचे लिखिए जल्दी से, मैसूर, मैसूर नीचे डैश करके लिख दीजिए, मैसूर साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य केरल के निकट मालाबार तक, केरल के निकट मालाबार तक के पास स्थापित था, के पास स्थापित था। नीचे डैश देखिए, 1761 में, 1761 में हैदर अली मैसूर राज्य का स्वतंत्र स्थापना किया। हैदर अली मैसूर राज्य का स्वतंत्र स्थापना किया। हैदर अली मैसूर राज्य का स्वतंत्र स्थापना किया, स्वतंत्र स्थापना किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत के पहला राजा थे भारत के पहला राजा थे जिसने युद्ध मैदान में मिसाइल का प्रयोग किया, जिसने युद्ध मैदान में मिसाइल का प्रयोग किया। युद्ध मैदान में मिसाइल का प्रयोग किया, मिसाइल का प्रयोग किया। नीचे डैश देखे, हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान मुख्यतः फ्रांस के सहयोगी थे। मुख्यतः फ्रांस के सहयोगी थे। नीचे डैश देखे, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष मैसूर में लगाया। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष मैसूर में लगाया। वृक्ष मैसूर में लगाया तथा वह फ्रांसीसी क्रांति के समय, तथा वह फ्रांसीसी क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति के समय
बनने वाले जैकोबियन दल का सदस्य भी बना। बनने वाले जैकोबियन दल का सदस्य भी बना। जैकोबियन दल का सदस्य भी बना। बोलो टीपू सुल्तान को मिसाइल कौन देता था? फ्रांस। वहीं से इसको सहयोग मिलता था। चलिए नीचे लिख दीजिए, अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य में चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। अपने से बना लीजिए। सबसे छोटा कॉलम इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ऊपर में हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हो गया, कब हुआ? ये हुआ, अंग्रेज के प्रमुख कौन थे? ये हो गया संधि का नाम। अगले कॉलम में मेन हो जाएगा संधि का नाम, और एक कॉलम हो जाएगा प्रमुख घटना। ये सब छोटा छोटा रखना तीनों। संधि का नाम भी छोटा है, घटना एक और कर दे, इन्हें यही सब में बड़ा बड़ा कर देगा, कब आ जाए। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कब हुआ? अंग्रेज के प्रमुख, संधि का नाम और प्रमुख घटना। संधि का नाम और प्रमुख घटना। चलिए जल्दी जल्दी लिख दीजिए फटाफट। प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ? जल्दी बोलो। 1767 से 1769 लिख दीजिए। बोलो द्वितीय कब से हुआ? 1780 से 84। 80 से 84। बोलो तृतीय कब से कब है? 90 से 92 और चौथा 1799। से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। चलिए जल्दी से बताइए, इस समय पहला में अंग्रेज का गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेरेलुस्ट। लिख दीजिए, पहला में लॉर्ड वेरेलुस्ट। लॉर्ड वेरेलुस्ट। दूसरा में कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा में कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा में तो आप समझ ही गए हैं, चौथा किसके समय हुआ? वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली। चौथा का मेन कारण ही वेलेस्ली रहा, इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। संधि का नाम भी हम समझते हैं, आप सभी को याद होगा। पहला नंबर संधि का नाम मद्रास की संधि। पहला नंबर में लिख दीजिए, संधि का नाम क्या हो गया? मद्रास की संधि। दूसरा नंबर में संधि का नाम मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। तीसरा नंबर संधि का नाम श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा नंबर, जल्दी बोलिए, चौथा नंबर। तो चौथा तो बेचारा खत्म ही हो गया, तो लिख दीजिए चौथा नंबर में नीचे टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथा में हो गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु। बोलो हैदर अली की मृत्यु कब हो? पहला, दूसरा की तीसरा? दूसरा में, तो दूसरा में लिख दीजिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु। दूसरा में लिख दीजिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु। 1782 में हैदर अली की मृत्यु। और तीसरा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझाए थे? टीपू सुल्तान की हार और 3 लाख जुर्माना, याद है ना? तीसरा में लिख दीजिए, सॉरी 3 करोड़ का जुर्माना था। टीपू सुल्तान की हार, आधा साम्राज्य समाप्त। टीपू सुल्तान की हार, आधा साम्राज्य समाप्त। आधा साम्राज्य समाप्त। और पहला में लिख दीजिए हैदर अली की जीत। पहला वाला में हो गया हैदर अली की जीत। तो ये था कैसे मैसूर अंग्रेज जीत गए 1767 से लेकर 1799 के बीच। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4।
दूसरा में हैदर अली मरा और चौथा में टीपू सुल्तान मरा। ये तो लाइन क्लियर हो गया। ये लोग फ्रांसीसी के सहयोगी रहे। जैकोबियन दल का सदस्य कौन मरा? टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता वृक्ष कौन लगाया? टीपू सुल्तान। मेरे दिमाग में सेट रखना। अब बताओ मैसूर के बाद बारी किसकी है? मराठा का। उसके पहले थोड़ा हैदराबाद को आसानी से निकलवा ले, क्योंकि हैदराबाद में लड़ा नहीं है। वो सहायक संधि पर दस्तखत कर दिया। और सहायक संधि में दस्तखत का मतलब क्या है? वो अपनी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का प्रयोग करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन बिना उसके परमिशन कोई विदेशी कंपनी को वह अपने यहां नहीं बुला सकती। तो अब जरा हेडिंग दे दीजिए हैदराबाद, और हैदराबाद को हम लोग कंप्लीट कर ले। हैदराबाद हैदराबाद बहुत छोटा है, तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए तो याद हो जाएगा। 1724 में हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिच खां ने किया। आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां ये हैदराबाद के संस्थापक है। ये तो दिमाग में सबका सेट हो गया। दूसरी बात सुन लीजिए, चिनकिलिच खां मुस्लिम है, लेकिन चिनकिलिच खां के जो दीवान है, पैसा रखने वाले हैं, वो हिंदू है, दीनानाथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कौड़ी रखने के लिए उसका जो दीवान है वो हिंदू है। ऐसा मुस्लिम साम्राज्य बहुत कम मिलते हैं, और इसीलिए चिनकिलिच खां के दीवान का भी नाम कहीं कहीं पूछ लिया करता है। दूसरी बात अब सीधा सीधा हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि में भारत का पहला राज्य कौन दस्तखत किया? तो वो यही हैदराबाद है। 1799 में दस्तखत किया, और सहायक संधि के साथ ही ये अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा हो। और क्या ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का खिलाफ करेगा? नहीं। हैदराबाद सब अंग्रेज के सपोर्टर रहेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे। तो लिख दीजिए जल्दी से। 1724 में हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां थे। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां थे। चिनकिलिच खां। उसी में लिख दो, मुस्लिम होते हुए भी इनके मुख्य दीवान हिंदू दीनानाथ थे। जो हिंदू थे। और डबल स्टार लगा दो। मेन ये पूछता है सहायक संधि सबसे पहले कौन अपनाया? हैदराबाद। डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। 1799 में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हैदराबाद प्रथम रियासत था। द्वारा शब्द यहां ठीक नहीं लग रहा, उसको के कर दीजिए। वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हैदराबाद प्रथम रियासत था। और एक प्रथम रियासत, सहायक संधि और हैदराबाद, 3 जगह अंडरलाइन कर ले। प्रथम, हैदराबाद और सहायक संधि। आपसे कभी भी पूछेगा कि बताओ सहायक संधि पर पहला कौन सा साम्राज्य हस्ताक्षर किया? हैदराबाद। अब बताओ अंग्रेज के लिए 1799 कितना लकी है, उसको समझ लीजिए। 1799 अंग्रेज के लिए इसीलिए लकी है क्योंकि आप सोच सकते हो कि इस समय सबसे बड़ा साम्राज्य दस्तखत कर दिया कि आप ही का सेना मेरे यहाँ रहे, और इसी समय नीचे के क्षेत्र में टीपू सुल्तान भी मारा गया। इधर का क्षेत्र इसका था ही। अब बताओ इतने बड़े साम्राज्य का राजा ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुका है। इस साइड में मुंबई उसी का है, वो तो दहेज में ही मिला। बाकी अभी तुमको बताए थे अवध इधर मेन है, फिर बताए थे इधर पंजाब में लाहौर वगैरह का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र रंजीत सिंह है, और बाकी क्षेत्र में आपको बताए थे मराठा। याद है सबको? मराठा की कहानी थोड़ा सा सुन लेंगे, और तब अब धीरे धीरे अंग्रेज का विस्तार देख लीजिए। इतना पूरा के बाद तब वो दबाव डाला अवध पे कि बोलो दस्तखत की लड़ना है, छोटा कौन किससे तैयार हो। अवध कहा कि जी हम भी सहायक संधि मानते हैं, तो अवध ने भी सहायक संधि मान लिया, तो इसको भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना वहां भी पहुंच गई। अब 2 ऐसे थे जो बिना लड़े काम चलने वाला नहीं। एक रंजीत सिंह, इतने दिग्गज के पंजाब के राजा हैं कि नादिर शाह जिस कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था, वो कोहिनूर हीरा इसी रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। अब सोच लो, कोहिनूर हीरा की कहानी अलाउद्दीन खिलजी, तुमको याद होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी एक गोलकुंडा के शासक से ले गया था। किसके समय? और अलाउद्दीन खिलजी को खरीद के कौन लाया? मलिक काफूर। तो ध्यान दीजिए, देखिए कुछ लोग का
अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान, ये सब जो देखोगे तो वो बाद में ना लो, इसमें ध्यान दीजिए, ये हेड बना है तो मलिक काफूर को ला करके वहां से दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर दक्षिण अभियान में यहां से लिया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से धीरे धीरे मुगल के पास पहुंचा। मुगल के पास पहुंचा तो फिर शाहजहां क्या किया, अपने कुर्सी में उसको लगा दी तख्ते ताऊ, और अपना कुर्सी में लगाया कि कुर्सी में 1 करोड़ का हीरा उसी जमाने का है। और बाद में नादिर शाह 1739 में लूट के ईरान ले गए। फिर ईरान से वहां के राजा नादिर शाह जब मरा तो उसके पास रहा, उस पर हमला हुआ तो वो भाग करके पंजाब आया, और रंजीत सिंह कहा कि मेरे यहाँ रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। और रंजीत सिंह जब उसको सुरक्षा दिया तो कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, आप ही बचाए हैं, लीजिए कोहनीर हीरा ही आपको दे देते। तो कोहनीर हीरा देखिए अभी रंजीत सिंह के पास आया हुआ, और ये महान राजा है। अंग्रेज इस समय इसके पास जाएगा भी तो लड़ाई उड़ाई नहीं करेगा, वो संधि करेगा, कंप्रोमाइज, कि सतलज नदी के ऊपर सब आप ही है, नीचे हम रहेंगे, कि मैं कोई दिक्कत कहा कि नहीं, सतलज के ऊपर पंजाब, कश्मीर और इधर पाकिस्तान में जो क्षेत्र है मेरा। अंग्रेज दस्तखत करके दिया कि जी आपका। इतने तगड़ा राजा भी रंजीत सिंह, और मराठा एक तगड़ा बच रहा है। तो अब मराठा से अभी भेंट करवाते हैं, जब मराठा को पूरा जीत लेगा तो ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा, तो अंतिम कौन बचेगा, वही रंजीत सिंह, पंजाब। और अंतिम पंजाब जब जीत जाएंगे तब लगभग भारत पर 100 साल में अंग्रेज अधिकार कर लेंगे। एक दिन में अधिकार नहीं है, 1757 से चले हैं और 1856 तक में सब फरिया है। 100 वर्षों का इतिहास, नीचे से जाके ऊपर आने में पूरे 100 साल लगे, और 100 वर्ष में जब ये पूरा समेट लेंगे तब लगने लगेगा कि अब राज करेंगे। तो 1857 में भयंकर विद्रोह होने जा रहा है। 1857 का विद्रोह मालूम है ही अब वो सिपाही विद्रोह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है कि क्या है, इसको हम लोग अभी सुनेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब अभी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, मराठा, फिर क्या पढ़ेंगे, पंजाब। ये दोनों जीतने के बाद तब पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। उसके बाद कुछ एक्ट के द्वारा आपके अंदर एक कंसेप्ट डाले, तब अंग्रेजों की नीति और 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक साथ आज कांग्रेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कल का क्लास थोड़ा लंबा चौड़ा है, कल पूरे गांधी जी का बचपन से लेके और हत्या तक पढ़े, यानी पूरे कल गांधीवादी पेज को, और उसी में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन और सारा चीज एक साथ पढ़ना, और एक साथ में इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। और कल का क्लास मेन क्लास होगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पकड़ में आते। उसके बाद एक क्लास बंधन राउंड लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाए। आप समझ रहे थे, यही मॉडर्न, बाकी एंशिएंट तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। उसमें एंशिएंट में जरूरत था 1, 2 दिन 3 घंटा रहने का, बस उठने का वो है। अब इसलिए उधर तो खाली कोसे हुए थे कि चलो कुछ रहेगा, लेकिन अब चलिए इधर हम मेन कोशिश किए कि चलिए आपका एक बंधन राउंड हो जाए। हेडिंग दे दीजिए मराठा। मराठा मराठा हेडिंग देंगे। सुनेंगे आप तेजी में। मराठा मुख्य रूप से आपको बता दें, ये महाराष्ट्र और पूना का जो सेक्टर है, मुंबई पूना का जो बीच का क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ये तो मालूम भी हो। ये पूरे पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है कि जो बचपन से वहां रहा है उसको कोई खोज नहीं सकता, क्योंकि इतने पहाड़ के ऊपर खाबर स्टेप है, इतने गुफाएं हैं, जंगल इस टाइप का है कि कोई व्यक्ति छिप जाएगा तो सिर्फ वही उसको जान सकता है जो वहां बचपन गुजारा। और ये भौगोलिक कारण इसको थोड़ा विशेष बनाता है। और यहीं पर मराठा को पूरे एक बंधन में बांधने वाले व्यक्ति का नाम है शिवाजी। बेसिक सही चल रहा है। शिवाजी के जन्म के बारे में पूछता है तो 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनके पिता कौन थे, शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले इनके पिता है। माता कौन है, जीजाबाई इनकी माता है। और इनके पिता दूसरी शादी कर ली और वो अपने पत्नी और नए बाल बच्चे के साथ दूसरे जगह रहने लगे और शिवाजी को छोड़ दी। कि माता जीजाबाई, माता और पिता दोनों का रस्म निभाई है, और इसीलिए शिवाजी ओरिजिनल किसी को गुरु माने तो वो अपने माता को माने। जीजाबाई ने ही ट्रेन किया कि बेटा तुमको कैसे क्या करना है। तो पिताजी अभी शादी भोसले देख रहे हो, वो दूसरे विवाह कर लिए थे और वहीं अपने जीवन यापन कर रहे थे, इधर पूछने भी नहीं आए। ये सौतेले बेटे के नाम पर इनको छोड़ दिए। और उस समय उनकी माता जीजाबाई इनकी राजनीतिक गुरु है। दादाजी कोंडदेव मेन ओरिजिनल छल कपट सिखाए, कैसे छिपोगे, कैसे मारोगे। तो ओरिजिनल राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो अगर माता रहेगा तो वही होंगे, माता नहीं रहेगा तो दादाजी कोंडदेव भेंट होंगे। तो दादाजी कोंडदेव और माता जीजाबाई मेन बहुत ज्यादा प्रभाव शिवाजी पर डाल। शिवाजी शुरू में पूजा पाठ पर बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाद में एक आध्यात्मिक गुरु इनको मिले, रामदास। और इसीलिए आपको क्वेश्चन आएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। आध्यात्मिक माने पूजा पाठ वाले गुरु। और रामदास और शिवाजी के बारे में बहुत गहरी कहानी चलती है। रामदास अगर किसी को मन से आशीर्वाद दिए तो शिवाजी, कई चेले रामदास के थे। और एक कहानी के अनुसार ये वही है जो सोच लीजिए रामदास अपने सब चेला में इनको सबसे ज्यादा मानते थे। और जब सबसे ज्यादा मान रहे हैं तो बाकी चेला लोग कहा कि सर उनके पास पैसा है,
साम्राज्य है, इसीलिए मानते हैं। रामदास कहे नहीं, वैसा वफादार कोई नहीं। और एक दिन रामदास अपना बाकी चला कहा कि कैसे वफादार कर रहा है, कहा देख लो। पेट पकड़ करके और झूठ मूठ के रामदास लगे चिल्लाने। शिवाजी आए कि क्या हुआ, तो रामदास बोले कि रहने दो, पेट रोग आ गया, बहुत गहरा रोग है, और ये पेट रोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकता है, उससे अच्छा मर जाना है। और पेट पकड़ के रोने लगे। शिवाजी फौरन में आए कि बोलिए किससे से ठीक होगा, वो बोलिए। गुरुजी बार बार कहे छोड़ दो, तो नहीं, बोलिए। तो एक ही चीज से ठीक होगा, वैद्य बोला है शेरनी का दूध पियोगे तो ठीक हो। अब किस चेला को हम शेरनी का दूध पीने भेजेंगे, मर जाएगा तब क्या हो। शिवाजी कहे हम है ना, हम शेरनी का दूध लाए। और सोचिए शेरनी के दूध लाने जो चल जाए तो ऐसा चला के फिर क्या कर। तो ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, रामदास। राजनीतिक गुरु कौन है, दादाजी कोंडदेव। और बाकी बचपन के गुरु कौन है, माता जी जाबा। बोलो, इसको कोई क्वेश्चन क्लियर है। अब शिवाजी धीरे धीरे रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक 1674 में कराए और इन्होंने उपाधि धारण किया छत्रपति। और पहली बार एक नया कंसेप्ट लाए, अष्ट प्रधान। मैं राजा होऊंगा, 8 व्यक्ति मेरे सहयोगी होंगे जो प्रधान कहलाएंगे, अष्ट प्रधान। और सबसे मेन इसमें कौन होगा, पेशवा, वो प्रधानमंत्री होगा। बाद में यही पेशवा शिवाजी के वंशज पर भारी पड़ गई। पेशवे इतना पावर ले लिया कि फिर शिवाजी के वंशज पीछे और इसी पेशवा का वंशज राज करने लगा। सोच लीजिए कितना उल्टा पुल्टा हो। तो अष्ट प्रधान में सबसे मेन कौन है, पेशवा, प्रधानमंत्री। दूसरा मजूमदार, वित्त मंत्री। वाकया दरबार में कोई आएगा, क्या होगा, लिखो, सचिव। राजा के जो चिट्ठी उठी आ रहा है उसको पढ़ो, मेंटेन करो। सुमंत, विदेश का प्रभार संभालो। सेनापति, सेना संभालो। पंडित राव, आध्यात्मिक पूजा पाठ करो। तो पूजा पाठ है तो पंडित राव जी को बुलाइए, शुरू हो जाएगा। उसका प्रधान एक अलग हो। और इसके बाद तब हम लोग देखें न्यायाधीश, ये न्याय की बात करें। अभी 8 मिल करके अष्ट प्रधान कहा जाता है शिवाजी के राज्य। इन्होंने 2 नए चीज चलाए, एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुख। अब इन्होंने कहा कि पैसा कैसे आएगा। 2 प्रकार की टैक्स थे, चौथ और सरदेशमुख। चौथ का मतलब आय का चौथा हिस्सा और सरदेशमुख का मतलब है आय का 10वां हिस्सा। चौथ से जो इनकम होते थे इन लोगों में खर्च किए जाते थे और सरदेशमुख से जो इनकम होते थे राजा अपने में खर्च करते थे। और मराठा एक अलग टेक्नोलॉजी अपनाया था। वो टेक्नोलॉजी था किसी भी जगह हमला करो और पूरे गांव को लूट के ले आओ। और बार बार लूटोगे तो सब कहेगा कि सर एकदम सब लूट ले रहे हैं। तो उपाय है, लूटने समय बता दे रहे, जब फसल काटना तो 10वां हिस्सा अपने से पहुंचा देना। तो उस सरदेशमुख है, जहां मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है वहां 10वां हिस्सा दे दो। न हम डकैती करेंगे न होने देंगे। एकदम 10वां हिस्सा पहुंच गया तो तुम कंफर्म, कोई डकैती नहीं होगा। अगर नहीं पहुंचा तो सब चला जाए। तो अब कौन 10 बोझा में 1 बोझा कौन नहीं पहुंचा देगा। नजदीक वाला क्षेत्र में सब गिन के 10 बोझा में 1 बोझा। क्यों भाई, डकैती नहीं करें। ये अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता। बाद में सोचो, खाली लूटपाट के लिए ये लोग अलग एक बहाल ही किए थे जिसको पिंडार कहते थे। मराठा में आगे आगा, आंग्ल मराठा युद्ध में आगा, इसी पिंडारों पर अंग्रेज ने हमला कर दिया। तो उस समय तुम्हारे कंसेप्ट में नहीं आएगा कि पिंडार कौन है, वो पिंडार। तो पिंडार का मतलब समझते हो, पिंडार मतलब लूटने वाला दल है, बिना वेतन के सिपाही। इन लोग को पेमेंट नहीं मिलता था, आ जाओ बहाल हो जाओ, ड्यूटी और डेली लूटना है यार। जौन गांव बोलेंगे चल जाओ लूट ले आओ। आप पूरा लूट के ले आना तो कुछ हिस्सा मिलेगा, वो पेमेंट है। बड़ा खुश लोग हैं क्योंकि मराठा की यही ड्यूटी है। अगल बगल जो गांव चौथ नहीं देगा उस पर हमला करो, पूरा लूट के ले आओ और लूट के लाए उसमें हिस्सा मिले। तो देखिए इनका टैक्स प्रणाली बड़ा जबरदस्त है, चौथ और सरदेशमुख। और जब ये लगातार मुगल साम्राज्य पर भी शिवाजी लगे हमला करने, अगल बगल गुजरात वगैरह सब था, महाराष्ट्र का कई गांव था, वहां औरंगजेब का कब्जा। और जब वहां चौथ और सरदेशमुख मांगने लगे तो मुगल औरंगजेब परेशान हो, एक संधि के लिए भेजा कि आपको फलाना फलाना क्षेत्र हम दे देते हैं, जितना वसूल करना है कीजिए, इधर मत आई। और इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी खुश है, कई क्षेत्र मिल गया, कई बड़े बड़े दुर्ग मिल गए। और औरंगजेब चाह रहा था कि एक अस्थायी कंप्रोमाइज कर। इसके लिए शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया। और दरबार में जब बुलाया तो शिवाजी बाकी राजा को जितने पावर में बैठाया जा रहा था उससे इनको लो पावर में बैठने का दिया। सब राजा का अपना अपना पावर था कि इतना मनसब है तो यहां बैठो, इतना मनसब है तो यहां बैठो। ये बेचारे को कोई मनसब नहीं था तो इनको कहा जाओ उधर जाके बैठो। और शिवाजी दरबार में ही औरंगजेब से भिड़ गए। समझ क्या रहे हो, हम भी राजा है। और ये बोलना औरंगजेब तो अपने गुस्सा वाला राजा, कहा पकड़ लो इसको। अभी दरबार में गए थे और औरंगजेब पकड़ लिया और पकड़ के आगरा के किला में बंदी बना। आगरा में इनको बंद कर दिया शिवाजी को। और जब आगरा में बेचारे बंदी में चल रहे थे, औरंगजेब बड़ा खुश था कि चलो मामला सही है। लेकिन एक दिन शिवाजी जेल से ही भाग गए और जेल से भागने के बाद ये ओरिजिनल रूप दिखाना शुरू कर दिए। मुगल को इतना तंग किए कि औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहिया कहता। पहाड़ के चूहा, इधर से घेरे तो घुस के उधर से भाग जाए। बचपन उसी पहाड़ में गुजारे। और ये सामने से नहीं लड़ते थे, गोरिल्ला पद्धति। गोरिल्ला माने पेड़ पे छिप गए, पेड़ के ड्रेस पहने हुए, सामान्य नजर में पता कुछ नहीं चला। और देखे कि सेना की मुख्य टुकड़ी आगे हो गई
और कमजोर टुकड़ी बच गई है तो ऊपर से सब कूद गए, सबके मार दिए, हथियार छीने, भाग, पूरा नुकसान हो गया। अगला बार फिर वैसे ही करना है, 5-6 बार वैसे करेंगे तो डर से आएगा नहीं कि मत जाओ, वो सब कहाँ रहेगा, ठिकाना नहीं। ये पद्धति शिवाजी को सबसे मेन बनाए और शिवाजी जब तक रहे ये साम्राज्य को बहुत बढ़िया बनाए, मजबूत बनाए। और तब शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई। इनके 2 बेटे थे, एक संभाजी और एक राजा राम। संभाजी 1680 से 1689 तक ये मुख्य रूप से यही शासन किए और इसके बाद अगला राजा इनके बेटा को बनना था, लेकिन इसके पुत्र साहू जी को औरंगजेब कैद कर लिया, तो साहू जी को पकड़ लिया और इसी कारण से 1789 में इनके भाई यानी राजा राम भी किसके बेटे हैं, शिवाजी। तो राजा राम हेड बन और ये भी ज्यादा दिन नहीं रहा, 1700 में ये भी मारा गया क्योंकि औरंगजेब डायरेक्ट दक्षिण भारत का अपना कंट्रोल चला रहा था। एक का बेटा वहां कैद में है, दूसरा शिवाजी का बेटा भी मर गया। तो इनकी पत्नी ताराबाई ये खुद कही कि अभी लड़ाई जारी रहे, हम हार मानने वाले नहीं, और ताराबाई खुद मराठा का नेतृत्व कर रही थी। उसी बीच 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह जो अगला राजा बना वो सोचा कि हमको ज्यादा विद्रोह लेके नहीं चलना है, इसने 1707 में साहू जी को आजाद कर। और साहू जी जब आजाद हुआ तो अपने दावेदारी ठोका कि हमारे पिता हेड थे तो हम जेल गए थे, नहीं तो हेड हम बनते। इधर ताराबाई कौन होती और ताराबाई से भी भिड़ गया कि हम हेड रहे और ताराबाई को युद्ध में हराया। और साहू जी एक गलती कर बैठा, पेशवा में बाजीराव प्रथम को बनाया और सब पावर किसी को दे दी। और बाजीराव प्रथम सबसे मेन संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव के समय मराठा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीते थे। 3 समुद्र का मतलब है मराठा का कब्जा एकदम, अभी बताएंगे तो तुमको आश्चर्य होगा। इस साइड में उड़ीसा तक जीत गए तो इधर बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में इधर थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो इधर पूरा, और इसके बाद इधर इतना बड़ा क्षेत्र इनका हो चुका है। मराठा का इतना बड़ा क्षेत्र में कब्जा है, ये लगभग पक्का था कि भारत के अगला राजा कौन बनेंगे, मराठा, ये निश्चित था। और मराठा की शक्ति दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। बाजीराव प्रथम के समय, बालाजी बाजीराव के समय तो और बढ़ गई। और बालाजी बाजीराव इतने फॉर्म में रहे कि इस साइड में अहमद शाह अब्दाली एक ईरान का मेन राजा है, नादिर शाह का ही मेन समझिए उसका सेनापति था। और नादिर शाह कब मर गया, 1739, और उसी का मेन सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। वो इधर के क्षेत्र जीता लेकिन वो चाहता नहीं था इधर राज करो, तू अपना एक व्यक्ति को इधर राजा बना दिया कि तुम ही इधर हेड रहो, हम ईरान तरफ थे। और मराठा आओ देखे न दाओ, इस पर हमला करके इसको खदेड़ दिए और ये क्षेत्र भी पूरा कब्जा कर। और जब वो बेचारा दौड़ के भाग के गया और अहमद शाह अब्दाली को खबर दिया तो अहमद शाह अब्दाली गुस्सा में आया कि इतना पावर किसको हो गया, हमसे चैलेंज कर रहा है, हम जिसका सेनापति थे वो तो भारत से तख्ते ताउस लूट के ले आए, हम कोई साधारण है। और यही अहमद शाह अब्दाली 1761 में हमला किया। उस समय सबसे मेन यही है बालाजी बाजीराव, और इन्हीं का 2 मेन जो बेटा है सदाशिव भाऊ, और सदाशिव राव भाऊ जो है ये मेन जो इनका बेटा है बहुत वीर योद्धा है। और ये बालाजी बाजीराव को समझ ही नहीं रहा है उसको, अहमद शाह अब्दाली को। इसने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में सेना भेजा, 2 और सेना को भेजा कि जाके जरा बढ़िया से हरियाणा। दिक्कत क्या हो गई, अहमद शाह अब्दाली पहले पानीपत के मैदान में पहुंच गया। सदाशिव राव जो भाऊ थे ये अभी एक टुकड़ी आया था, दूसरे टुकड़ी का इंतजार कर रहे थे। 3 टुकड़ियों के आने के बाद एक मजबूत सेना तैयार होते और तब लड़ाई होती। लेकिन अभी 3 टुकड़ी आने के पहले, जुटने के पहले अहमद शाह अब्दाली हमला कर दिया। और यही लड़ाई है पानीपत का 3य युद्ध। और पानीपत के 3य युद्ध में एक करके जो मराठा के नेतृत्व आना शुरू हुआ तो एक करके सभी मारे गए। और जो मराठा भारत पर राजा बनने की सपना देख रहे थे, मराठा सभी परास्त हो गए। सदाशिव राव भाऊ और इनके दोनों बेटे मर गए। इनके मेन 12 योद्धा थे वो सभी खत्म हो गए। और सदाशिव राव भाऊ जब मर गए तो बालाजी बाजीराव के पास सूचना आई, कैसे बोले कि आपका बेटा मर गया, मराठा ऐसे हो गए। जो सूचना देने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने इतना ही कहा, 2 मोती विलीन हो गए, सोने चांदी भी समाप्त हो गए और तांबा की गणना नहीं की जा सकती। इस सुनते ही समझ गए कि 2 मोती विलीन हो गए, मैंने मेरा बेटा ही मोती था, सब मर गया। और इस सुनते ही 1761 में बालाजी बाजीराव भी पार लग गए। और मराठा के लिए सबसे धक्का वाला अगर बस कोई है तो वह है 1761 पानीपत का 3य युद्ध। यह निर्णय नहीं कर सका कि राजा कौन बनेगा, लेकिन इतना निर्णय कर दिया कि राजा कौन नहीं बनेगा, ये पक्का कर कि मराठा नहीं बनेगा। कौन बनेगा हम नहीं जानते, हमारा काम था मराठा को ठोक पीट के ठीक करना, सरिया दिए, अहमद शाह अब्दाली चला गया। अब सोच लीजिए भारत की मेन शक्ति मराठा 1761 में पतन हो गई। अब मराठा में कुछ रहा नहीं, अब मराठा कई भागों में बट गए। अब जितने लोग उतने तरह की बात, अब गुजरात का अलग हो गया, मध्य प्रदेश के सिंधिया अलग हो गए, होलकर अलग हो गए, तो ये अलग हो गए, 5 भागों में सब अलग अलग बट। अब मराठा एक नहीं है, कोई कह रहा है हम सिंधिया है, कोई कह रहा है हम गायकवाड़ है, कोई कह रहा है हम पेशवा के खानदान है, कोई कह रहा है कि हम उधर भोसले हैं,
ताजी भोसले याद है ना तुमको? तो हम भोसले के मेन खानदान है। अब इस टाइप में मराठा कई पार्टों में बट जब गए तो एक कमजोरी कारण हुई, ये सब अपने में एक दूसरे से हरियाणा शुरू कर, और इसका फायदा अंग्रेज भरपूर उठाए और आंग्ल मराठा युद्ध इसीलिए 1761 के बाद शुरू हुआ। इधर कहानी का मोड़ आप सुन चुके थे, नीचे 1799 तक हम लोग पहुंचे हुए, याद है ना? 1799 में आपको याद है टीपू सुल्तान के क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है, और इधर आप अभी पढ़ रहे हैं 1761 में मराठा को जबरदस्त धक्का लग चुका। बोलो क्लियर है सबका? अब यहाँ पे अगला हेड कौन बनेंगे, बड़ा मुश्किल। एक मराठा के अगर मेन हेड कहा भी जाए तो कह रहे हैं कि हम पेशवा और हेड नहीं रहे, हम तुम लोग को अपना नेतृत्व देंगे, जो कहेंगे उसको बात मानना। और वो थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस वृद्ध मराठा सेनानी, और वो केवल थे कि जो सलाह देंगे वो तुम लोग को करना। इधर दूसरी कहानी का एक टर्निंग है बालाजी बाजीराव का। अब यहाँ पे टर्निंग आ रहा है, इनका जो बेटा है। अब देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इनकी कहानी कंप्लीट है। तो हम लोग देखें पहली बार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा से पहले बेसिक बात तुमको करते हैं। उधर बालाजी बाजीराव जब मरे तो उन्हीं के वंश के आगे हैं, ये 1773 में नारायण राव पेशवा बने, और नारायण राव जब पेशवा बने तो इसी के चाचा है रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव अपने भतीजा का ही हत्या कर और खुद कहा कि हम पेशवा रहे। चाचा फॉर्म में आ गए, भतीजा को पार लगा। तो अब बताइए, पेशवा थे 1773 में कौन? नारायण राव, और इसकी हत्या कौन किया? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाचा है, और हत्या करने के बाद कहा कि पेशवा हम रहेंगे। और इस बात से सबसे गुस्सा में कौन आए? नाना फडणवीस, क्योंकि मराठा के तो हेड अभी ले देके सलाह यही दे रहे। नाना फडणवीस देखे कि मार दिया है और अपने बन रहा, तो नाना फडणवीस आदेश दिए कि नहीं, नारायण राव मर गया, कहा कि हम नहीं मारे, अपने मरा। तो कहा कोई बात नहीं, मर गए तो इसका बेटा होगा ना। तो इसका बेटा कौन है? तो ये बेटा है माधव नारायण, माधव राय। और यही माधव नारायण जो देख रहे हो, ये नारायण राव का बेटा है। और नाना फडणवीस कहे कि पेशवा माधव नारायण होगा, रघुनाथ राव नहीं होगा, किसका वंशज चलेगा। और ये बात से सबसे गुस्सा में है रघुनाथ राव, ये तो बड़ा गलती। और इसी कारण रघुनाथ राव क्या किया, ये अंग्रेज से जाके मिल गए, और अंग्रेज कोई दाव खोज रहे थे, और ये अंग्रेज से जाके कहा कि लाइए हम भी आपके साथ मिलते हैं, और आपकी संधि, सूरत की संधि 1775 में कहा कि कुछ क्षेत्र आपको देंगे और बदले में आप हमको पेशवा घोषित कर दीजिए। अंग्रेज कहा कि कौन बड़ी बात, 1761 के बाद मराठा की ताकत टूटी हुई। अंग्रेज कहा कि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र हमको दीजिएगा, कहा लिखी, और लिख दिया। और जब लिखा गया सूरत की संधि, तो अंग्रेज ताल ठोक के कह दिया कि रघुनाथ राव पेशवा रहेगा, नाना फडणवीस कह रहे हैं माधव नारायण पेशवा रहेगा। लड़ाई तो पक्का, लड़ाई का कारण तो समझ गए हो। अब लड़ाई पक्का है, अब यहाँ से रघुनाथ राव पेशवा के लिए जा रहा है, तो इसके साथ अंग्रेज की सेना, और नाना फडणवीस कह रहे हैं कि मराठा के सब सेना बुलाओ, पिंडारी लोग जितना है लूटने वाला उन लोग को बुलाओ, लड़ाई एक बढ़िया से होगी। और एक भयंकर लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई का ही नाम है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो हमें लगता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण आप लोग समझ गए हो। और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 कई फेज में चले। इतने फेज होने के कारण क्या थे? क्योंकि इस समय अंग्रेज 3 जगह है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इसने बंबई वाले गवर्नर से साइन किया, कलकत्ता वाले गवर्नर अलग निर्णय सुना रहे हैं, सब गवर्नर अलग अलग ना है, और ये गवर्नर अपना अपना परमिशन अलग अलग दे रहे हैं, तो लड़ाई थोड़ा खींचा रहा। अब इसी कारण से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1776 में पुरंदर की संधि हुई, फिर लड़ाई जारी रहा। 1779 में तेलगांव का युद्ध हुआ, फिर इसमें मराठा और अंग्रेज में लड़ाई है, अंग्रेज हार रहे हैं, तब बड़गांव की संधि हुई। फिर अंग्रेज और सेना बुला के अगर फिर जीत रहा है, तो 1782 में सालवाई की संधि हुई, और सालवाई की संधि के बाद अंग्रेज की मानने को तैयार हो गए कि मराठा का पेशवा माधव नारायण होगा, ये मान। लेकिन एक शर्त लगाए कि रघुनाथ राव मेरे तरफ आया था, इसको पेंशन मिलना चाहिए, और आप जो निर्धारित कीजिए उतना सालाना इसको दीजिए, ये भी तो उसका चाचा है। अब देखिए एक नया गेम खेल गए, पेशवा इसको मान लिया, लेकिन इसको भी कहा कि पैसा दिलाते हैं यार, मेरे पास आए हो तो अंग्रेज किसी को निराश नहीं करते। और देख लीजिए ये मिला जुला करके 1782 आते आते प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शांत हो। इसमें सबसे मेन रोल रहा नाना फडणवीस, और इसीलिए नाना फडणवीस जब तक रहे मराठा सही रहा। लेकिन अब दुखद बात है, वृद्ध हो चुके नाना फडणवीस कितना दिन रहे, और इसीलिए 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। और ये उसी समय का काल है 1799, जिस समय वेलेजली सबको चिट्ठी भेज रहा है सहायक संधि, याद है ना सबको। और ये सहायक संधि की चिट्ठी चल रही है, और वेलेजली 1803-06 में गेम खेल गया। गेम क्या खेल गया? अलग अलग कई हैं, पूना के पेशवा अलग है बाजीराव द्वितीय,
बाकी गायकवाड़ अलग है, सिंधिया अलग है, भोसले अलग है, सब अलग अलग। और भोसले ने क्या किया, ये पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय पर हमला करने की योजना बनाई। बाजीराव द्वितीय फट से देखे कि हम तो हार जाएंगे, तो ये नया गेम खेल गए। इन्होंने बेलेजली को कहा कि आइए मराठा के तरफ से हम दस्तखत करते हैं, हम आपका सेना लेंगे, सुरक्षा दीजिएगा ना। अंग्रेज कहा कि दस्तखत कर दीजिए, जो लड़ेगा सेना मेरा रहे। अब लीजिए, मराठा का एक आदमी बाजीराव द्वितीय सहायक संधि पर दस्तखत कर दी, दस्तखत कर दिया तो इधर से सब लोग मिल करके हमला कर दिया कि दस्तखत किया, देखते हैं कौन बचाता है। बाकी सब मराठा एक तरफ, बाजीराव द्वितीय के तरफ से कौन, अंग्रेज। और फिर भयंकर लड़ाई, और इस फिर भयंकर लड़ाई में इसमें होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि, अंग्रेज सबको पराजित की, सबके साथ संधि कर करके कुछ कुछ क्षेत्र छीन ली, सबका पंख उतर करके शांत कर दिया। अब जरूरत था सबको सहायक संधि मनवाने का, अलग अलग। सिंधिया भी मान ले, होलकर भी मान ले, भोसले भी मान ले, और सब संधि कर देगा तो मामला सही हो जाएगा। अंग्रेज भी कहा कि कितना से संधि करेंगे, एक बार और फरिया लेते। और तीसरा भयंकर लड़ाई हो रही है, ये 1817-18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, और ये लड़ाई है पूना के पेशवा वही बाजीराव द्वितीय। ये क्या किए, ये मेन विवाद हो गया बड़ौदा के गायकवाड़ से। ये क्या किए, गायकवाड़ को कहे कि मेरा 1 करोड़ रुपया तुम्हारे यहाँ बाकी। गायकवाड़ कहा कि तो हिसाब कर, हम भेजते हैं आदमी। गायकवाड़ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे गंगाधर शास्त्री, गंगाधर शास्त्री को कहे कि जाइए और मुनीम जी जरा हिसाब कीजिए। क्या हिसाब? और जब हिसाब के लिए गंगाधर शास्त्री आए तो बाजीराव द्वितीय का जो मंत्री है प्रेम करे, ये क्या किया, गंगाधर शास्त्री का ही हत्या कर, बड़ा हिसाब करने आया, आओ हिसाब करा देते, और बोलो इसका रिप्रेजेंटेटिव को ही मार दिया। अब बताइए गायकवाड़ फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, इस समय सबसे मेन तात्कालिक कारण अगर कहा जाए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का, तो वो मेन कारण है पिंडारियों का दमन। क्योंकि अंग्रेज ने अब निर्णय ले लिया कि जो पिंडारी है उसका काम है लूट मार करना, उसकी अलग बस्ती है, और मराठा को जब हमला करना रहता है तो बस्ती में जाके कहता है कि चलो मालिक कितना, तो 200 आदमी का काम है, 200 उठ के चल दी। कैसे लेबर की बस्ती, छठ डलैया है तो लेबर बस्ती में जाके कहो कि 40 आदमी, तो 51 को तैयार हो जाएगा कि तुम लोग चटो, फिर 40 लेके चलो। पिंडारी वाला वैसे गाँव है, जाके कहिए कि कितना मालिक, 800 आदमी चाहिए, चलो चलो रे। ड्यूटी क्या है, कोई गाँव पे हमला करना है, लूट के लाना है, हिस्सा मिलेगा लेके चलाए। और वो पिंडारी मराठा का समझिए कि मेन हाथ थे, और अंग्रेज इससे तंग आ चुके थे, क्योंकि अंग्रेज को भी लूटने से नहीं छोड़ता, किसी पर हमला करे मारे पीटे छीन ले। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे बड़ा कारण वही, पिंडारियों पर जब अंग्रेज ने हमला कर दिया तो पिंडारी लोग मराठा के खबर भेजा कि मालिक अब हमरे पर हमला हो गया, हम इतना दिन साथ दिए, तो मेरा साथ नहीं दीजिएगा। तो जितना मराठा के थे सब मिलकर अंग्रेज से फिर लड़, और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंतिम लड़ाई थी। एक एक करके पिंडारियों का भी दमन हो गया, सब जितने थे वो हार गए, और हारने के बाद सबसे संधि की गई। और अब अंग्रेज संधि क्या किया है कि सहायक संधि पर दस्तखत उसका तब नहीं हुआ, तुम्हारा जितना क्षेत्र है मराठा का वो सब अब अंग्रेज का हो गया। तुम लोग का जो जो हेड है वो सब पेंशनर रहोगे, पेंशन लो, हम देंगे पेंशन। और सब का मेन हेड जो पेशवा वाला है वो कानपुर में चुपचाप रहो। और मराठा का रिप्रेजेंटेशन कहां हो गया, कानपुर। और वही कानपुर में देखोगे अब इन्हीं का बेटा अगला नहीं होगा, तो गोद लिए हुए बेटा कौन है, नाना साहब। और नाना साहब गोद लिए हुए बेटा है, तो 1857 में अंग्रेज कहेगा गोदी वाला के वैल्यू नहीं है, कानपुर भी छीन रहे। तो वही नाना साहब भाग ले लिए 1857 के विद्रोह में, मराठा का रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो अब तो तुम समझ गया कि बताओ आंग्ल मराठा कितने युद्ध हुए, 3। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण पिंडारियों का दमन, मेन पिंडारी पर अंग्रेज हमला किए, मेन तत्कालिक कारण यही रहा। द्वितीय का मेन कारण क्या रहा, एक ने सहायक संधि पे दस्तखत किया, और मेन इसीलिए लड़ाई हो गया। और पहला पेशवा पद के लिए कैसे हत्या करके क्या किए, ये कहानी भी आप लोग सुन चुके। क्लियर है सबका? तो जल्दी मराठा पर डिटेल फटाफट लिखे, और तब मराठा के बाद हम लोग कहां चलेंगे, पंजाब। लिखे जल्दी से, मराठा, नीचे डैश के लिखे, मराठा साम्राज्य को मुख्य रूप से संगठित करने वाले, मराठा साम्राज्य को मुख्य रूप से संगठित करने वाले शिवाजी थे। शिवाजी थे। नीचे डैश के लिख दीजिए, शिवाजी का जन्म शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ। शिवनेरी के दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम
शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। माता का नाम, माता का नाम बोलो जल्दी। जीजाबाई था, जीजाबाई था। नीचे स्टार लगा के शिवाजी के बचपन के गुरु, बचपन के गुरु उनकी माता थी उनकी माता थी। नीचे डैश के शिवाजी के राजनीतिक गुरु, शिवाजी के राजनीतिक गुरु बोलो कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, रामदास थे, रामदास थे। नीचे डैश देखिए शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक किया, शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक किया, 1674 में अपना राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण किया, छत्रपति की उपाधि धारण किया। छत्रपति की उपाधि धारण किया। नीचे डैश देखिए शिवाजी ने अष्टप्रधान, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया, मंत्रिमंडल का गठन किया। पहला नंबर लिख दीजिए पेशवा प्रधानमंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री। दूसरा मजूमदार वित्त मंत्री, मजूमदार वित्त मंत्री। तीसरा वाकिया दरबार मंत्री, वाकिया दरबार मंत्री। सचिव राजकीय पत्र मंत्री, सचिव राजकीय पत्र मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री, सुमंत में स्टार लगा देना। सुमंत और पेशवा दो ज्यादा पूछता है, पूछेगा शिवाजी के समय विदेश मंत्रालय जो संभालते थे उनको क्या कहते थे? सुमंत, सुमंत विदेश मंत्री। अगला सेनापति, अगला पंडित राव। पंडित राव क्या करते थे? आध्यात्मिक कार्य पंडित राव देखते थे, पंडित राव। और अगला न्यायाधीश, न्यायाधीश। नीचे डैश के मराठों के द्वारा लिए जाने वाले कर, मराठों के द्वारा लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर चौथ और सरदेश मुक्त था, चौथ और सरदेश मुक्त था, चौथ और सरदेश मुक्त था। नीचे डैश के औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 में, अंग्रेज ने शिवाजी को 1666 में आगरा में कैद किया, आगरा में कैद किया। इनके साथ पुरंदर की संधि की गई, इनके साथ पुरंदर की संधि की गई, परंतु वे कैद से भागने में सफल रहे, परंतु वे कैद से भागने में सफल रहे, कैद से भागने में सफल रहे। नीचे डैश तक लिख दीजिए 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। नीचे डैश तक लिख दीजिए 1680 से 89, 1680 से 89 संभाजी मराठा के प्रमुख बने,
संभाजी मराठा के प्रमुख बने। संभाजी मराठा के प्रमुख बने। इनके पुत्र साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। इनके पुत्र साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। इनके पुत्र साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। नीचे डैश के लिखिए 1689 से 1700, 1689 से 1700 मराठा प्रमुख राजा राम बने। मराठा प्रमुख राजा राम बने। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी ताराबाई ने मराठा का नेतृत्व किया। पत्नी ताराबाई ने मराठा का नेतृत्व किया। मराठा का नेतृत्व किया। नीचे डैश लिख दीजिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने साहू जी को कैद से मुक्त किया। साहू जी को कैद से मुक्त किया। कैद से मुक्त किया। जो मराठा का नेतृत्व धारण किया, जो मराठा का नेतृत्व धारण किया, नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए 1720 में बाजीराव प्रथम, 1720 में बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम जब पेशवा बने, जब पेशवा बने तो मराठा की वास्तविक शक्ति पेशवा के पास आ गया। तो मराठा की वास्तविक शक्ति पेशवा के पास आ गया। मराठा की वास्तविक शक्ति पेशवा के पास आ गया। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, लिखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया। 1761 में लड़ा गया। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे और मराठा का नेतृत्व सदाशिव भाव ने किया। मराठा का नेतृत्व सदाशिव भाव ने किया। सदाशिव भाव ने किया। नीचे डैश लिख दीजिए पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की स्थिति काफी कमजोर हो गई। मराठा की स्थिति काफी कमजोर हो गई। उनके प्रमुख सेनापति मारे गए। उनके प्रमुख सेनापति मारे गए। उनके प्रमुख सेनापति मारे गए। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग आंग्ल मराठा युद्ध। अब अंग्रेज के साथ फरियागे 1761 में जब कमजोर हो चुके रहे, जब मजबूत रहते तो अंग्रेज को खुद अकेले हराने में सक्षम। आंग्ल मराठा युद्ध, इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 1761 मानना चाहिए, 1757 नहीं, क्योंकि 1761 तक मराठा का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसके सामने अंग्रेज कुछ नहीं। अगर ये नहीं हारते तो भारत पर मराठा का राज होता, और इसीलिए भारत में अगर राज्य का परिवर्तन माना जाए तो कहां से, मराठा के पतन 1761। लेकिन कई लोग पलासी का युद्ध मानते, ज्यादा लोग पलासी मानते, इसलिए मॉडर्न इंडिया 1757 से शुरू हो जाता। चलिए अब इसमें हम लोग लिखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। बोलो आंग्ल मराठा कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। तो लिख दीजिए नीचे हेडिंग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ब्रैकेट में 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। नीचे लिख दीजिए अंग्रेज का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था।
अंग्रेज का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। नीचे लिख दीजिए कारण लिख के डैश, कारण लिख के डैश। 1773 में रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर पेशवा बनने के लिए अंग्रेज से सूरत की संधि किया। पेशवा बनने के लिए अंग्रेज से सूरत की संधि किया। परंतु मराठा प्रमुख नाना फडणवीस ने नारायण राव के पुत्र माधव नारायण को पेशवा घोषित किया, जिसके कारण अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुए। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। नीचे डैश देके कर लेना, नीचे डैश देके। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। 1779 में तेलगांव का युद्ध हुआ। 1779 में तेलगांव का युद्ध हुआ, जिसमें बड़गांव की संधि हुई। 1782 के सालबाई की संधि से 1782 के सालबाई के संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। जिसमें अंग्रेजों ने, बोलो किसको पेशवा मान लिया? माधव नारायण। जिसमें अंग्रेजों ने माधव नारायण को पेशवा स्वीकार किया। चलिए नीचे हेडिंग में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लिख दीजिए। अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1803 से 6। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रैकेट में 1803-06 लिख दीजिए। अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली नीचे लिख दीजिए। नीचे कारण लिख के डैश, कारण याद है ना? क्या कारण था? पूना पेशवा बाजीराव द्वितीय वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और इसके कारण बाकी पेशवा उससे भिड़ गए। याद आया सबको ना? और कारण मेन था नाना फडणवीस की मृत्यु। तो कारण डैश करके लिख दीजिए। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। और 1802 में पूना पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को मान लिए, करो या हस्ताक्षर कर दिए। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को मान लिए। नीचे डैश पे लिख दीजिए। होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। होलकर के साथ
राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि और भोसले के साथ देवगांव की संधि की गई। भोसले के साथ देवगांव की संधि की गई। इसमें मराठों की हार हुई। इसमें मराठों की हार हुई। मराठों की हार हुई। चलिए नीचे हेडिंग दे दे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लिख दीजिए। अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नीचे लिख दीजिए कारण। बोलो सबसे मेन कारण क्या था? पिंडारियों का दमन। कारण लिख दीजिए पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन ब्रैकेट में कर लो। पिंडारी मराठा के लुटेरा सेना थे। पिंडारी मराठा के लुटेरा सेना थे। लुटेरा सेना समझ गए ना? अवैतनिक वेतन नहीं मिलते थे, लूटो और ले जाओ हिस्सा। पिंडारी मराठा के लुटेरा सेना थे। लुटेरा सेना थे। नीचे डैश देके लिख दीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई। मराठों की हार हुई। उनके क्षेत्र पर अंग्रेज का अधिकार हुआ। उनके क्षेत्र पर अंग्रेज का अधिकार हुआ। अंग्रेज का अधिकार हुआ। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज का पेंशनर बना। बाजीराव द्वितीय अंग्रेज का पेंशनर बना और मराठा का मुख्य क्षेत्र बोलो कहां बन गया? कानपुर बना। और मराठा का मुख्य क्षेत्र कानपुर बना। चलिए तो दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए 1818 तक अब सब लगभग जीत चुका है। बचा कौन है? पंजाब। ये सब बड़े बड़े राजा हैं। छोटकन छोटकन तो सहायक संधि करके आहिस्ते से निकल लिया। अब मेन बचे एक पंजाब। हेडिंग दे पंजाब। हेडिंग दीजिए पंजाब। और पंजाब सिख लोग का है। आंग्ल सिख युद्ध इसमें चलेगा। पंजाब और इंपॉर्टेंट पंजाब एक बार ईमानदारी पूर्वक पहले सुन लीजिए, लगभग याद हो जाए और तब पंजाब आपको लिखाएंगे। पंजाब के बेस कंप्लीट का मतलब है भारत पर अंग्रेज का पूरा शासन स्थापित हो चुका है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। पंजाब के सेक्टर में आपको मालूम है क्या कश्मीर है कि नहीं? कश्मीर है, पंजाब है, लाहौर है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा। क्लियर है सब? अब जरा ध्यान दें, इस समय राजा कौन है? रंजीत सिंह। 1792 से 1839 तक। इसके पहले इधर मराठा का ही राज था। 1761 तक का मराठा जब हारा है तब उस क्षेत्र में पंजाबी लोग का अधिकार मेन हुआ है। और रंजीत सिंह पंजाबी हैं, गुरु गोविंद सिंह वगैरह के नाम पर सिक्का भी चलाएंगे। और 1792 से लेकर 1839 तक ये राजा हैं और इनकी राजधानी कहां है? लाहौर। इनसे सोचो अंग्रेज का 1809 में जो हेड था चार्ल्स मेटकाफ, गवर्नर जनरल है, और चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल और रंजीत सिंह के बीच संधि हो रही। और इस समझौता में साइन क्या हुआ है कि अमृतसर की संधि है कि सतलज नदी तक रंजीत सिंह के राज्य की सीमा। सिंधु की 5 सहायक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और अभी आपको सुनाए थे सतलज नदी तक का जो हिस्सा है, कश्मीर, सतलज, पाकिस्तान का कुछ बेल्ट, इस सब रंजीत सिंह का हिस्सा है। ऐसा मानने वाला चार्ल्स मेटकाफ थी। चार्ल्स मेटकाफ का नाम आगे भी सुनोगे कि बहुत अच्छे हृदय का भी व्यक्ति है, क्योंकि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता इसी को कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। अखबार वाला को जो मर्जी निकालो, ऐसा घोषणा करने वाला यही चार्ल्स मेटकाफ था। बाद में इसको फिर रोक लगाने वाला एक व्यक्ति आएगा कि नहीं, क्षेत्रीय भाषा में नहीं निकालेगा, और एक एक्ट लाएगा, वर्ना किलर प्रेस एक्ट। वो प्रेस अधिनियम में पढ़ोगे। तो अभी केवल बता दिए मेटकाफ का नाम याद करने के लिए कि मुक्तिदाता है प्रेस। और चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि में हुआ कि सतलज नदी तक का जो बेल्ट है वो किसका है? रंजीत सिंह का। और बाकी पे फिर अंग्रेज अपना कुछ क्षेत्र पर अधिकार करेगा। अब रंजीत सिंह की स्थिति देखी लिए। अफगान शासक यही है शाह सुजा। इसी को 1814 में संरक्षण दिए थे रंजीत सिंह। और शाह सुजा को जब संरक्षण दिए तो उसी संरक्षण के कारण शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहनीर हीरा प्रदान किया। तो आपको पूछा जाए कि बताओ कोहनीर हीरा, अब दुनिया गोल है तो देख लो, भारत से कोहनूर चला था, ईरान तक गया, अब फिर भारत रंजीत सिंह के पास आ गया।
तो कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को कौन दिए? शाह सुजा दी। अब बेशकीमती हीरा है, उतना कीमती जो है, और इसका प्रांत 4 है, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। अब ये चारों प्रांत पे रंजीत सिंह का ही मेन है। रंजीत सिंह गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह दोनों के नाम से सिक्के चला। तो ये रंजीत सिंह की पूरी जीवनी आपने देखा, और जब तक रंजीत सिंह जिंदा है, कब तक? 1839 तक। मजाल नहीं है कि अंग्रेज पंजाब की तरफ जीतने का सोच, इतना के बाद तो सोच सकते हो रंजीत सिंह की चलंती क्या रही हो कि जब पूरे लगभग भारत पर अंग्रेज जीत चुका है, 1799 से ही सहायक संधि पे दस्तखत चल रहा है, और इनके साथ दस्तखत क्या हो रहा है? 1799 से दस्तखत शुरू, और इनके साथ दस्तखत क्या हो रहा है 1809 में कि सतलज से उधर आपका है, दस्तखत नहीं हो रहा, सहायक संधि नहीं चल रहा। ये उसकी स्थिति बताता है कितनी मजबूत स्थिति में। और इसीलिए सबसे अंत में अगर अंग्रेज ने किसी को मिला है, जिताया है, तो पंजाब। तो 1839 तक अंग्रेज इसको छुआ भी नहीं। अब एक बार तेजी में सुन लेंगे। रंजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे। कौन कौन? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। मुख्य हिस्सा पाकिस्तान का है, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, बाकी कश्मीर और थोड़ा पंजाब का हिस्सा शामिल। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का भी चला है। और अब इनकी मृत्यु हो गई है कब? 1839। तब साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, और अंग्रेज इसी का इंतजार करते थे, कमजोर गेंद पर ही सिक्स मारना है, बाकी समय पिच पर टिके रहे। बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, ये नहीं था कि एक बार सबसे उलझ रहे। बढ़िया बॉलर है तो चुपचाप टिके रहिए, कमजोर बॉलर आएगा तो ओवर में खूब रन ले ली। रंजीत सिंह एक बढ़िया बॉलर है, चुपचाप टिका रहा, संधि किया कि बस आप एकदम रहिए, कुछ नहीं करें। और जब ये मर गए तो इसके 2 के बाद जो राजा बने 1843 में, रंजीत सिंह का ही छोटा बेटा है, कौन? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के समय अंग्रेज आंख दिखाना शुरू किया, और इनके साथ ये पहला आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है। चूंकि दिलीप सिंह पर हमला का मतलब है पूरे सिख एक साथ हो जाए, और इसी में आंग्ल सिख में लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर पर अंग्रेज का अधिकार किया। ये लॉर्ड हार्डिंग का नाम सुनोगे, पटना में हार्डिंग पार्क नाम इसी के नाम पर है। और ये अंग्रेज के साम्राज्य बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है। प्रथम आंग्ल सिख में युद्ध में लाहौर पर अधिकार कर लिया, और इतना ही नहीं, कश्मीर भी छीन लिया। और उस जमाने में 1 करोड़ में गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दी। कश्मीर समस्या धीरे धीरे यही उभर के आए, गुलाब सिंह को कश्मीर दे देगा, बाद में इसी पीढ़ी में हरि सिंह आए, बात समझ लीजिए। और यही हिंदू राजा के हाथ में देखो कश्मीर कैसे चला गया। रंजीत सिंह से ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में गुलाब सिंह के पास चला गया है कश्मीर, और गुलाब सिंह दस्तखत किया है सहायक संधि कि मेरा सेना सुरक्षा आपके जिम्मे, पैसा हम देंगे, राजा हम कश्मीर के रहेंगे, और बदले में 1 करोड़ रुपया लिया, कहा चले जाओ कश्मीर तक। तो कश्मीर भी छीन लिया, लाहौर भी छीन लिया, बच गया क्या? पेशावर और मुल्तान। बस छोटे हिस्से में अभी राजा है, और रहा सहा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पूरा हो जाए। बस 2 लड़ाई लड़ा, काम क्लियर। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक लड़ा गया। और 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, इस समय अंग्रेज के हेड कौन है? चार्ल्स नेपियर। और पंजाबी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? लाल सिंह। और इस समय ये जो दिलीप सिंह देख रहे हो, इधर दिलीप सिंह देख रहा है, छोटका बेटा, ये दिलीप सिंह को पटिया के, चूंकि कोहिनूर हीरा यही था, तो इस दिलीप सिंह के पटिया करके, और सोच लीजिए कोहिनूर हीरा ले लेगा, लॉर्ड डलहौजी ये पंजाब प्रांत को भी ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लेगा, और पूरा पंजाब जब अंग्रेज के अधीन हो गया तो दिलीप सिंह को कहेगा कि आप लंदन चले जाइए, बढ़िया से शिक्षा ग्रहण की। दिलीप सिंह लंदन चले गए, वहां ईसाई धर्म अपना ली, और दिलीप सिंह से लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा भी ले लिया, और वो कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन क्राउन को गिफ्ट किया कि इंडिया का अगर सबसे कीमती कोई आज तक विश्व का हीरा है तो कोहिनूर हीरा। ये दिलीप सिंह से किसको मिला? लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी जब ब्रिटिश क्राउन को दिया तो ब्रिटिश क्राउन ने उस कोहिनूर हीरा को अपना मुकुट में लगाया कि हम जो मुकुट पहनते हैं उसमें कोहिनूर हीरा रहे। अब सोच लीजिए कोहिनूर हीरा की कहानी। रंजीत सिंह से दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह से चला गया डलहौजी, और डलहौजी से चला गया ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन के मुकुट में कोहिनूर हीरा जड़ित है। आज भी लंदन में बर्किंघम पैलेस में रखा हुआ। भारत सरकार दावा ठोक रही कि ठग के गलती से ले गया, मेरा है तो, लेकिन वहां ब्रिटिश क्राउन का मुकुट है, उधर देने को तैयार नहीं। तो अभी लंदन में ही कोहिनूर हीरा पड़ा है। जो कहानी हम लोग मेटाइबल में कोहिनूर की बात करेंगे तो आप अंतिम तक की कहानी समझ लोगे कहां पड़ा हो। तो अब पहले ये बताओ, ये लाइन इनका क्लियर हो गया सबका। अब बताइए कब? 1849। डलहौजी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, वो नहीं चाहता था कि छोटे मोटे राजा रहे, और इसीलिए डलहौजी ने कई सिद्धांत लाया था। एगो बिना बेटा वाला सिद्धांत, पेपगत का सिद्धांत, बाल बच्चा बेटा नहीं है तो संपत्ति ले लेंगे, बेटी को नहीं मिलेगा। इतने नहीं, बेटा छोटा है और बाबूजी मर गए तब भी छीन लेंगे। इतना ही नहीं, गोद लिए हुए बेटा है तब भी छीन लेंगे। और डलहौजी जब कई थ्योरी लाया तो आपको बताए थे अवध उसमें बच रहा था, अवध बच रहा, अवध साइन भी किए हुए थे, सहायक संधि पे दस्तखत भी था इसका। फिर भी डलहौजी का वक्र निगाह अवध पर था कि जब तक नहीं होगा मजा नहीं आ रहा, इसको हटाना पड़ेगा। और अवध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अवध लखनऊ के क्षेत्र को कहते हैं। इसके संस्थापक कौन है? सआदत खां है। और राजधानी कहाँ है? फैजाबाद। इसी में सआदत खां के बाद मेन 1-2 और बने, और तब मेन सुजा-उद-दौला 1754 से 75 तक।
और इसी सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था और इनके साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद और काला क्षेत्र छीन लिए थे, कई जुर्माना भी किए गए थे, याद है ना सबको। और तब सुजाउद्दौला के बाद इसकी स्थिति थोड़ी खराब हुई अगले वाजिद अली शाह में नवाब बने। इनकी नवाबी बड़ा फैशनेबल, इतना उदाहरण दिया जाता है कि अवध के अंतिम नवाब जो है उनकी नवाबी का एग्जाम्पल नहीं। नाच गान जबरदस्त देखना, और पूरे अवध का नामी पुलाव लखनऊ का बिरयानी था, पूरे बिरयानी साम्राज्य में बने और जम के नाच गान देखे। उदाहरण दिया जाता है कि हाँ तुम बड़ा अवध के नवाब हो रहा है। तीन नवाबी था किन में? वाजिद अली शाह। मैंने नवाबी का उदाहरण इनसे कोई पूछे, और वो नवाबी देख के अंग्रेज भी दंग है कि बताओ तो हम लोग मारे चल रहे हैं, ये ओरिजिनल पूरा मुजरा और ही जमा रहा है। तब अंग्रेज डलहौजी क्या किया कि अवध में ठीक से शासन नहीं हो रहा, और कुशासन कोई नियम नहीं था, लेकिन डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया कि अवध में ठीक से शासन नहीं चल रहा है तो साम्राज्य हमारा हो। और यही 1856 में अवध को जब मिलाया तो सब राजा खिलाफ होने लगे, क्योंकि अभी छोटकन बहुत सारे थे जो सहायक संधि पे दस्तखत किए हुए। अब उन लोग को लग रहा है कि बताओ एक तो नियम बनाया बेटा नहीं, चलो कोई बात नहीं, जिसका किस्मत खराब है बेटा नहीं उनका चला गया। कुछ दिन को बेटा थे उसान, लेकिन जब अवध छिनाते 1856 में देखे तो उनका धड़कन तेज हो गई कि तो हम लोग को भी कब बोल देगा कुशासन छीन लेगा, कौन गारंटी। और एक माहौल बन गया है, केवल इंतजार है पहले कोई मारे तो हम भी मारेंगे, पहले नहीं मारेंगे। कभी कभी लगता है ना किसी को मारना भी है, गांव में किसी से गुस्साए भी है तो लगता है मजबूत है, कोई मारे तो हाथ साथ हम भी कस के कर। तो जितने भी आप सुन रहे हो, कुंवर सिंह है, लक्ष्मीबाई है, कानपुर में नाना साहब है, लखनऊ में बेगम हजरत महल है, इधर जो तुम देख रहे हो अवध वाले नवाब जो है, ये सब लोग ताक में है कि कोई केवल अंग्रेज को मारे तो हम भी सजा देंगे, सही कर देंगे। और ये ताक 1857 में अभी आने जा रहा। तो पहले अभी हम लोग नोट करेंगे दो बात, एक अवध की कहानी और दूसरा नंबर जल्दी बोलिए किसका? पंजाब की कहानी। जल्दी लिखिए पंजाब, लिखिए अस्तार लगा के। अंग्रेजों ने सबसे अंत में पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार किया। अंग्रेजों ने सबसे अंत में पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार किया। नीचे अस्तार लगा के लिखिए पंजाब के राजा रंजीत सिंह, पंजाब के राजा रंजीत सिंह, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1792 से 1839, 1792 से 1839 ब्रैकेट बंद, ने अपनी राजधानी लाहौर रखा, ने अपनी राजधानी लाहौर रखा, अपनी राजधानी लाहौर रखा। 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह, चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई, के बीच अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि हुई, जिसमें सतलज नदी तक, जिसमें सतलज नदी तक रंजीत सिंह के राज्य की सीमा माना गया, रंजीत सिंह के राज्य की सीमा माना गया, रंजीत सिंह के राज्य की सीमा माना गया। नीचे अस्तार लगा के डैश के लिख दीजिए 1814 में अफगानी शासक शाह सूजा को, अफगानी शासक शाह सूजा को संरक्षण देने के कारण, संरक्षण देने के कारण, संरक्षण देने के कारण शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया, शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया, कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा भेंट किया। नीचे डस्ट के रंजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे, रंजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे, 4 प्रांत थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, और पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। नीचे डैश देखे रंजीत सिंह ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलाया, रंजीत सिंह ने
गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलाया। सिक्का चलाया। चलिए नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। चलिए रंजीत सिंह तक क्या अंग्रेज उससे भिड़ा है? नहीं। अब नीचे हेडिंग दे दो, आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध है। कितने आंग्ल सिख युद्ध होंगे? 2 आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध नीचे लिख दीजिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ब्रैकेट में 1843। 1843 नीचे डैश के लिख दो, अंग्रेज का प्रमुख लॉर्ड हार्डिंग। अंग्रेज का प्रमुख लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग और पंजाब का रंजीत सिंह का छोटा बेटा दिलीप सिंह। रंजीत सिंह का छोटा बेटा दिलीप सिंह। रंजीत सिंह का छोटा बेटा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह नीचे डैश पे लिख दीजिए, लाहौर पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। लाहौर पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। लाहौर पर अंग्रेज का अधिकार हो गया तथा अंग्रेज ने 1 करोड़ में गुलाब सिंह को कश्मीर दिया। 1 करोड़ में गुलाब सिंह को कश्मीर दिया। गुलाब सिंह को कश्मीर दिया। नीचे लिख दीजिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ब्रैकेट में 1848-49। 1848-49 नीचे डैश देखिए, अंग्रेज सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर। अंग्रेज सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर। अंग्रेज सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर और पंजाबी सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने किया। पंजाबी सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने किया। पंजाबी सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने किया। नीचे स्टार लगा के डैश पे लिख दीजिए, 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को कंपनी के अधीन किया। पंजाब को कंपनी के अधीन किया और महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया। कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया, जिसके राज मुकुट में यह हीरा जला गया। जिसके राज मुकुट में यह हीरा जला गया। राज मुकुट में यह हीरा जला गया। चलिए छोटा सा हेडिंग, अवध। अवध को क्या जीतना पड़ा था? नहीं, कुशासन के आधार पर मिला लिया था। इसने सहायक संधि कर रखा था। अवध, अवध माने उत्तर प्रदेश का मेन हिस्सा। लिख दीजिए, संस्थापक सआदत खां। अवध का संस्थापक सआदत खां। बोलो हैदराबाद के संस्थापक चिनगिलिस खां। ये सब एकदम ध्यान रखना। संस्थापक अवध का संस्थापक सआदत खां। नीचे लिख दो, राजधानी फैजाबाद था। राजधानी फैजाबाद। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या। बोल लो बढ़िया से, पिछले दिन करंट में समझाए थे। फैजाबाद ही नया नाम क्या हो गया? अयोध्या। मैंने राजधानी अयोध्या था। दिमाग में आ गया सबका? चलिए नीचे लिख दीजिए, 1754 से 75 तक 1754 से 75 तक अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहा। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहा। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहा, जिसने बक्सर युद्ध में भाग लिया। जिसने बक्सर युद्ध में भाग लिया। बक्सर युद्ध में भाग लिया।
बक्सर युद्ध में भाग ली। चलिए नीचे अस्तार लगा के रास्ते के लिख दो। अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ब्रैकेट में 1847-56 था, 1847-56 था। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। सहायक संधि को पहली बार किसने माना? हैदराबाद का निजाम। और कुशासन के आधार पर किसको मिलाया गया? अवध को। कब मिलाया गया? 1856। 57 का विद्रोह शुरू होने वाला। लिख दीजिए स्टार लगा के 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर कंपनी के अधीन किया। अवध को कुशासन के आधार पर कंपनी के अधीन किया। अवध को कुशासन के आधार पर कंपनी के अधीन किया। तो ये तो हम लोग पूरी कहानी अभी सुने। इस कहानी का जल्दी से सारांश भाव अभी हम चल रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये 1800 कब है? 49। और अब जल्दी से अब एक मानचित्र बनाए। आप केवल हमको सपोर्ट करिए तो हम समझेंगे कि आपने सीखा है। जल्दी बताओ, ये बंगाल और बिहार और उड़ीसा इनका कब हुआ? तो आपको मालूम है 1765 में ये इलाहाबाद के संधि से इनको पूरे सत्ता की दीवानी मिल चुकी। याद आया सबको? इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ हैदराबाद का जो क्षेत्र है ये 1799 में सहायक संधि के द्वारा ये क्षेत्र इनको प्राप्त हो चुका है। फिर बात करें मद्रास, ये इनका शुरू से ही राज्य यहाँ पे है। इसके बाद बात हम करें ये क्षेत्र, तो आपको याद है कि यह क्षेत्र भी 1799 में ही, आपको याद है कैमा नंबर लड़ाई, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है। याद है सबको? तो ये 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में ये आपका हो चुका है। इसके बाद सभी को याद है ये क्षेत्र का नाम मराठा का खास हिस्सा है। और बताओ मराठा क्षेत्र कब इनके अधीन हुआ? तो आपको याद है मराठा के साथ इनकी 3 लड़ाई चली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। पिंडारियों के दमन तृतीय में खास हुआ। और देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब है? 1800 पहुंच जाएगा। 1817 से 1818 माने मुख्य रूप से 1818 ईस्वी में मराठा को भी यहां से भगा के केवल कानपुर में भेज दें। याद आया सबको? और तब 1818 के बाद ये क्षेत्र अब मेन बच गया कश्मीर और इधर पाकिस्तान का बेल्ट। ये इन्होंने पंजाब युद्ध में अभी हमने बताया कब जीत गया? 1849 आते आते ये क्षेत्र जीत गया। और तब इनको मेन लोभ हुआ कि सब जीत गए, बिचवा में काहे के लिए रह गए, और इसीलिए इसको लपेट दिया कुशासन के आधार पर 1856। और ये देखो पूरे पर अब पताका फहर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। राजा है कि नहीं है? जैसे हैदराबाद का निजाम, ये तो सहायक संधि मान ही लिया। जो सहायक संधि माने हैं ऐसा 400 से अधिक राजा छोटे छोटे क्षेत्र में है जो अंग्रेजों के सहायक संधि मान रहे। बाकी बड़े बड़े साम्राज्य पर इनका मुख्य रूप से अधिकार है। सिंधिया वगैरह, होलकर वगैरह, इन लोग को भी सहायक संधि जिन लोगों ने किया उन लोग को राज रहने दिया और अंग्रेज उनसे बदले में पैसा लेते थे। तो अब बताइए ये 1856 तक का नक्शा तो क्लियर हो गया। उसी छोटे छोटे राजा में आप जानते हो जगदीशपुर के राजा है वीर कुंवर सिंह। पहले उनके यहाँ सहायक संधि पर दस्तखत था कि आपका सेना हमारा पूरे साम्राज्य देखेगा, आपका अधीनता स्वीकार कर। कानपुर में देख ही रहे कि मराठा वाले चले गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल आ जाएंगे, यहाँ पे बेगम हजरत महल मिल रहेंगे। इसके बाद और कई लोग रहेंगे और सब मिलके अभी एक नया विद्रोह चलेगा। कौन सा? 1857 का विद्रोह। तो अभी एक पार्ट आपका यहाँ तक हो।